हेलो दोस्तों, मैं धीरज सर टाइम प्लस के एक छोटे से यूट्यूब चैनल से मैं बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि सेट प्रैक्टिस का ऑनलाइन डिस्कशन दूंगा और मैं उसी के लिए लाइव आया हूँ। और एक्चुअली लाइव आने में थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर और मैं यूट्यूब पर डालूँगा। आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो आप लोग इसमें प्यार दिखाइएगा, जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पहला ये सेट का डिस्कशन है, सेट प्रैक्टिस बैच का पहला डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 80 अनानास 320 रुपये में खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्त? सीपी दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है आपको 320 रुपये में खरीदे जाते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि सीपी बराबर में 320 रुपया में 80 अनानास खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 80 और यहाँ पे मैंने लिखा कितना? 320। आप चाहेंगे तो रुपया को पहले भी लिख सकते हैं और वस्तु को बाद में भी लिख सकते हैं। अक्सर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रुपया को आप लोग पहले लिखिएगा। तो सीपी इक्वल टू 320। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाइए, रोक दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 320 रुपया लिखा, 320 रुपया लिखा और कितना अनानास? 80 अनानास। बेचा कैसे में? बेचने का है 54 रुपया प्रति दर्जन, यानी 54 रुपया प्रति दर्जन। एक दर्जन का मतलब होता है 12। सबसे पहला काम आप इसका रेशियो लीजिएगा। तो रेशियो लीजिएगा तो 0 से 0 कटेगा, 8 से घटाइएगा और 4 का 32 और 8 एकम 8। यहाँ पे घटाइएगा 6 दूनी 12 और 6 नवा 54। आपको प्रतिशत में लाभ या हानि बताना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे और इसको ऐसे गुना कीजिए और आप बताइए 1 और 9 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 9 और 4 दूनी का 8। ये आपका एसपी होगा, क्योंकि एसपी के नीचे हम लोग अक्सर एसपी लिखेंगे। और ये तरीका कोई नहीं होता है। आप ये रुपया वाला है तो सीपी है, एसपी है और ये एसपी है। ये ट्रिक है एक तरह से याद रखने का कि यह एसपी होगा तो ये क्या होगा? सीपी होगा। आप बताइए 8 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा गया और 9 रुपये में किसी वस्तु को बेच दिया गया। 8 में खरीदा गया, 9 में बेचा गया, कितने का लाभ? 1 का लाभ, 1 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ या हानि की गणना हमेशा सीपी पे करते हैं। तो नीचे क्या होगा? 8 और 1/8 का मतलब होता है, मैंने प्रतिशत के क्लास में पढ़ाया था कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए दोस्त, अब हम लोग आप लोग को अगर ये सॉल्यूशन लेना होगा तो वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं। कितने चूहे रहते हैं दोस्त? 2000 चूहे रहते हैं। यदि प्रत्येक महीने 1000 चूहे पैदा होते हैं 1000 और उनमें से प्रत्येक महीने 200 चूहे मर जाते हैं। 1000 पैदा हुआ, 200 मर गया, तो बाद बाकी कितना बचा? 800। कितना बचा दोस्त? 800। इसका मतलब प्रत्येक महीना उसमें 800 का वृद्धि हुआ। चूंकि यहाँ पे दिया था 1000 चूहा पैदा हुआ और 200 चूहा मर गया, तो कितना? 800 चूहा बचा। तो 800 ही चूहा का वृद्धि होगा। तो 800 का वृद्धि हुआ कितने पर? तो 2000 चूहे रहते हैं, रहते एक पहले से कितना है? 2000 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो आपको यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटा और 2 से कटेगा 40, यानी कितना परसेंट? 40%। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 6, 8 और 0। 3 अंक है, 6, 8 और 0 अंकों से बनी हुई सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्याओं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, आप बताओ 3 संख्या दिया है, 3 अंक दिया है, 3 अंक दिया है, उससे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो आपको पता है वह 3 अंक कौन है? 6 है, 8 है और कौन है? 0 है। इसी 3 अंकों को मिलाकर आपको 3 अंकों की छोटी संख्या बनाना है और 3 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है। तो अब मैं सबसे पहले बड़ी संख्या बनाता हूं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आगे सबसे बड़ा कौन लिखिएगा? 8। उसके बाद क्या होगा? 6
उसके बाद क्या होगा 6 और उसके बाद क्या होगा 0। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आगे जो अंक आएगा वो सबसे बड़ा अंक लिखिए, उसके बाद इस तीनों में से जो उससे छोटा होगा उसको लिखिएगा और लास्ट में सबसे छोटा को लिखिएगा, तो वो बड़ा संख्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगा। अब रहा बात सर छोटा संख्या के लिए क्या होगा, तो आप छोटी संख्या के लिए सबसे पहले छोटा संख्या लिखेगा और इसमें छोटा संख्या क्या है 0, तो आगे 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 0 जब आगे रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप बताओ 0 के बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 6 के बाद छोटा क्या होगा 6। अगर आपने 6 से शुरुआत किया तो उसके बाद आपको 0 तो लेना ही पड़ेगा ना दोस्त, 3 अंक बनाना है तो 0 तो लेना पड़ेगा। आपने शुरू में 0 नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि अगर आप शुरू में 0 लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा 0 लीजिएगा तो फिर क्या लीजिएगा 6 और उसके बाद क्या 8। आप बताइए 3 अंकों की संख्या बन पाएगा? नहीं, ये 2 अंकों की संख्या है। आपको बनाना है कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की। तो आपने स्टार्ट किया 0 के बाद कौन छोटा संख्या है, तो 6 है, तो 6। उसके बाद आप छोटा देखिएगा कि उसके बाद जो बचा है उसमें से छोटा कौन है, तो 0 है। अब बताइए उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 8, ये सबसे छोटी संख्या है और इसका औसत निकालना है। तो औसत का मतलब होता है कि 2 संख्या बना, दोनों संख्याओं का योग बटे में क्या 2, यानी आप इसमें कितना से भाग दीजिएगा 2 से और इसको जोड़िएगा 0 और 8 कितना 8, 0 6 6 8 6 14 और इसमें किससे भाग दीजिएगा 2 से, 2 से कटेगा 2 7 14, 2 3 6 और 2 चौका 8, यानी 734। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, आप बताइए। आप लोग को बोलना पड़ेगा, आप फील कीजिए कि आप लोग क्लास में ऑफलाइन डिस्कशन ले रहे हैं दोस्त, तो वहां से बोलिए, अंदर से एक अलग एनर्जी आता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा। एक खोखला गोला, एक गोला है जो कैसा है, खोखला गोला है। खोखला गोला जिसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, खोखला गोला है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका मतलब वो एरिया है और इसके बाहरी दिया है, अंतर नहीं दिया, बाहरी दिया है। उसके बाद बोला है 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब उसका वॉल्यूम दिया है, यानी खोखले गोले का बाहरी एरिया दिया है और उसका आयतन भी दिया हुआ है। आपको पता है कि जब खोखला गोला होगा तो इसका मतलब इसके अंदर की भी त्रिज्या होगा और इसके बाहर का भी त्रिज्या होगा। और बाहरी जब क्षेत्रफल दिया है तो आपको पता है कि खोखले गोले का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है बाहरी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और आप बताओ बाहरी क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है 324, क्या बोलिए दोस्त पाई। अब इसमें दोनों तरफ जो कटने लगे कटाइए, पाई से पाई कटा, 4 से कटाइएगा तो 4/32, 4 एकम 4। आर स्क्वायर का मान 81 है, तो आप बताओ आर का मान कितना होगा 9 होगा कि नहीं होगा दोस्त। और ये कैपिटल आर मैंने लिखा क्योंकि बाहरीता अंत के लिए स्मॉल आर होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसके बाद दिया है इसका आयतन कहने का मतलब आपको पता होगा कि खोखला गोला है तो इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता। अगर आपका सॉलिड होता, सॉलिड स्फीयर होता यानी ठोस गोला होता तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये खोखला गोला है इसलिए माइनस आर क्यूब इक्वल टू, और इसका दिया है 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट पर मत जाइए, आपको पता है पाई से पाई कटा, 4 से कटाएंगे 4 एकम 4, 4 चौका 16, सॉरी 4 एकम 4 2, 4 7 28 और 4 एकम 4 और 3 से गुना कीजिएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल टू 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 7 21 की 1 2 3 और 513। यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू आपने निकाला था क्या 9, तो 9 का क्यूब कीजिएगा, यहाँ पे आर के जगह पे 9 लिखिएगा तो 9 का क्यूब कितना होगा 729। और ये आपको स्मॉल आर का मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है मोटाई, और मोटाई आपको पता है कि कैपिटल आर माइनस आर होगा, यानी बाहरी त्रिज्या और अंदर के त्रिज्या के बीच का जो गैप होगा वही मोटाई होगा। यानी आपको कैपिटल आर मालूम है, स्मॉल आर निकल जाएगा तो इसका अंतर वही मोटाई होगा। तो 729 स्मॉल आर क्यूब को उधर ले जाइएगा माइनस 513 इक्वल टू क्या आर क्यूब। अब 9 में से 3 जाएगा क्या होगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1 और 7 में से 5 जाएगा आपका 2, बराबर में क्या आर क्यूब।
आर क्यूब का मान 216 है, तो यहाँ से आर का मान आएगा, क्योंकि इधर का क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट होगा, तो 216 का क्यूब रूट घनमूल क्या आएगा 6। तो स्मॉल आर का मान 6 है और कैपिटल आर का मान 9 है। तो आप बताओ इसकी मोटाई आपको पता है आर माइनस आर। कभी भी खोखले गोले की मोटाई निकालना हो तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटाएंगे। तो आप बताओ 9 में से 6 घटेगा कितना आएगा 3। आप बताओ इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त इसमें अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए, यदि 2016 बराबर में 2 के पावर में a और ये गुना का चिन्ह है, गुना का मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। 2 के पावर में a, 3 के पावर में b, 7 के पावर में c है, तो आपको निकालना है a स्क्वायर इंटू बी क्यू इंटू सी के पावर में 7 का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इफ यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, यदि 2016 इक्वल टू 2 के पावर में a इंटू 3 के पावर में b इंटू 7 के पावर में क्या c है, तो आपको इसका मान निकालना है। यानी सबसे पहले दोस्त आपको ये सोचना है कि सर जी a का मान क्या होगा, सर जी b का मान क्या होगा और सर जी c का मान क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप सोचिए। यानी अगर आपको a मालूम हो, b मालूम हो और c मालूम हो, तो इसका स्क्वायर क्यूब और इसके पावर में 7 करके और इसको आपस में गुना कर दीजिएगा। तो ये निकलेगा कैसे दोस्त? अब यहाँ पे देखो, यह 2, 3 और 7 के फैक्टर के रूप में है। तो 2016 को सबसे पहले आप फैक्टराइज करो, गुणनखंड निकालो इसका। तो आप 2 से घटेगा 2 1 2 0 और ये आपका आएगा 0 8। उसके बाद किससे? 2 से, 2 5 10 0 और ये 4। उसके बाद फिर किससे? 2 से घटेगा ना, क्योंकि जिसके इकाई स्थान पे क्या होगा 2 0 और सम संख्या होगा, वो संख्या 2 से हमेशा घटेगा। तो ये 25 और ये क्या 2। उसके बाद फिर भी अभी 2 से घटेगा, तो 2 के पावर में है, 2 से घटेगा तो 12 और ये क्या 6। फिर 2 से घटेगा दोस्त, 2 6 के 12 और 2 3 6। और उसके बाद आपका 7 से घटेगा, 7 9 63 और 9 को लिख सकते हैं 3 का क्या स्क्वायर। अब देखिए 2016 का जो यहाँ पे इसका फैक्टर आया वो क्या है 2। कितना गो 2 है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो 2 के पावर में कितना 5 गुने। आप बताओ यहाँ पे 3 कितना है? चूंकि लास्ट में 9 आया था, इसको आप 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर में कितना 2। उसके बाद आप बताओ 7 कितना है? 7 एक ही गो है तो 1। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, 2016 को तोड़ा गया तो 2 के पावर में a का मतलब कितना? a का वैल्यू कितना है दोस्त? बोलिए सब लोग। a का वैल्यू कितना? 5 आया ना दोस्त। और आप बताओ b का मान कितना आया? 3। b का मान आया, सॉरी b का मान कितना है? 2। यानी b का मान 2। और आप बताओ 7 के पावर में c है, तो 7 के पावर में यहाँ पे क्या है 1। तो c का मान कितना आया 1। और जब आपको a b c का मान निकल गया तो वैल्यू को पुट कीजिए a के जगह पर कितना बोलो दोस्त? 5। 5 का क्या स्क्वायर इंटू b के जगह पर 2 और 2 के पावर में कितना 3 और गुने c के जगह पे कितना 1 और 1 के पावर में कितना 7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब कितना 8 गुने 1, 25 8 है 200। अब बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा? 200 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन में बोला है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई आपको दिया है 200 मीटर। एक व्यक्ति को जो 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, पीछे छोड़ने में कितना समय लगेगा? यानी पीछे कौन छोड़ेगा? ट्रेन छोड़ेगा। किसको छोड़ेगा? व्यक्ति को छोड़ेगा। व्यक्ति का स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर है और इस ट्रेन का स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जब भी कोई किसी को छोड़ने की बात करे ना, तो यहाँ पे समय पूछा है, समय बराबर में होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे लंबाई होगा। तो किसकी लंबाई? जो छोड़ेगा और जिसको छोड़ेगा, दोनों के लंबाई का सम होता है। अब तो यहाँ पे कौन छोड़ना चाहता है? किसको पीछा कर रहा है? कौन पीछा कर रहा है? ट्रेन। किसको पीछा कर रहा है? व्यक्ति को। तो ट्रेन की लंबाई 200 और व्यक्ति की लंबाई हो, चाहे पोल की लंबाई हो, चाहे किसी भी अगर पेड़ की लंबाई हो, उसकी लंबाई को 0 माना जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा कितना? 200 क्या मीटर। और नीचे
रिलेटिव स्पीड होता है, क्योंकि समय बराबर में दूरी बटे में चाल, तो दूरी का मतलब होता है जो छोड़ेगा और जिसको छोड़ेगा, और नीचे होता है चाल, चाल का मतलब होता है रिलेटिव चाल। और चूंकि दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहा है, ट्रेन भी और व्यक्ति भी, तो दोनों का रिलेटिव चाल होगा माइनस होगा, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो प्लस होता है। अब बताओ 45 और 5 का माइनस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 40 होगा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको हम लोग बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ऊपर में मीटर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिएगा, और मीटर प्रति सेकंड में होता और किलोमीटर प्रति आवर में बदलना होता, तो इस 5/18 से नहीं 18/5 से। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, 2 से घटाएंगे, 2 नामा 18, और ये 2 से घटेगा कितना 20, 0 से घटेगा 0, 2 से घटेगा 10। अब ये 9 5 से घटा देंगे, 5 दूनी का 10, 9 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर में 2 पहले से है और 9 फिर चला गया, तो 9 दूनी का 18। अब मन में आएगा सर 18 क्या मिनट, नहीं सेकंड आएगा, क्योंकि आपने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला, इसलिए 18 क्या सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मैं एक निश्चित दूरी की यात्रा पैदल चलकर तथा गाड़ी से वापस आकर, पैदल चलकर तथा गाड़ी से वापस आकर 37 मिनटों में तय करता है। कितने मिनट में तय करता है दोस्त, 37 मिनट में। यानी 37 मिनट में ये तय करता है, 37 मिनट में तय करता है। मैं दोनों तरफ की यात्रा पैदल चलकर 55 मिनट में तय कर सकता था, पैदल चलकर। अब बताओ दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ की यात्रा पैदल चलकर कितने मिनट में, 55 मिनट में। तो मुझे दोनों तरफ की यात्रा गाड़ी से तय करने में कितना समय लगाएगा, कितना समय लगाएगा, यही पूछा है दोस्त। सिंपल सा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये सोचिए, एक निश्चित दूरी की यात्रा पैदल चलकर तथा गाड़ी से, पैदल को आपने P से रिप्रेजेंट कर दिया, और गाड़ी को आपने कुछ भी ले सकते हो, अगर व्हीकल चलाना चाहते हो तो B, और नहीं तो गाड़ी को अगर कुछ नहीं तो G से रिप्रेजेंट कर दो। यानी पैदल और गाड़ी से चलकर कितना लगता है बोलो दो, 37 मिनट, 37 मिनट लगता है। बोला है मैं दोनों तरफ की यात्रा, यानी पैदल जाएगा और पैदल ही आएगा। यानी आप बताओ 2P, यानी 2P, यानी 2P का मान आपको दिया है कितना, 55। तो कुछ मत करना आप यहाँ पे, जब आपको पता है कि 2P का मान दिया तो इसी में 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो। तो जब 2 से इसमें गुना कीजिएगा, तो जब इधर गुना करिएगा 2 से, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दो। तो 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2P प्लस 2G इक्वल टू 37 दूनी का 74 मिनट में ही आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में दिया था कि दोनों तरफ की यात्रा पैदल चलकर, तो दोनों तरफ का यात्रा पैदल मतलब 2P का मान दिया है कितना, 55। तो 55 जब इसका मान दे दिया, तो आपसे पूछा है कि दोनों तरफ गाड़ी से इसका मान पूछा है, तो 2G को ज्यों कहते हो छोड़ेंगे, बराबर में कितना 74। तो 2G का मान आएगा, ये 55 उधर जाएगा माइनस होगा 9, ये आपका 19, आपका कितना आएगा दोस्त, अरे 55 उधर माइनस होगा तो क्या 9 और 6 में से 5 जाएगा 19। तो G का मान, और यही ना पूछा था दोस्त कि दोनों तरफ गाड़ी से, तो दोनों तरफ गाड़ी से मतलब 2G का मान पूछा है, तो दोनों तरफ गाड़ी से मतलब क्या 2G का मान 19 क्या बोलो मिनट, 19 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कार्य को 6 पुरुष 10 दिनों में, तो पुरुष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मेल। तो 6 पुरुष कितने दिनों में, 10 दिनों में, 10 दिनों में कर सकते हैं। 5 महिलाएं उसी कार्य को, जो 6 पुरुष 10 दिनों में किए हैं, 5 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। इसी कार्य को, यानी सेम कार्य 5 महिला को आपको पता है ओमेन लिखते हैं, ओमेन लिखते हैं दोस्त, तो ये क्या लिखेंगे, W। 5 महिला है और कितने दिनों में बोलो दोस्त, 12 दिनों में।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला की क्षमता निकाल देते हैं कि उसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता आखिर है क्या दोस्त। तो यहाँ से जो कटने लेके घटाइए, 5 से 10 कटा 5 दूनी का 10, 6 से घटाइएगा 6 दूनी का 12 और 2 से 2 कटा, इसका मतलब मैन इक्वल टू क्या, वोमेन। और इसका मतलब होता है कि दोनों की क्षमता आपस में बराबर है। और इसको रेशियो के रूप में लिखेगा तो M/W इक्वल टू आएगा 1/1, यानी मैन की क्षमता 1 है और वोमेन की क्षमता भी 1 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। यानी आप बताओ कितने, एक पुरुष और 2 महिलाएं। एक पुरुष के लिए आपको पता है मैन, और कितने, 2 महिलाओं का मतलब क्या, वोमेन। कार्य को कितने दिनों में समय पूछा है और आपको पता है कि वर्क इक्वल टू होता है M इंटू डी। तो मैन तो हो गया और दिन की संख्या पूछा है, मैंने मान लिया कितना, x दिनों में। उसी कार्य का मतलब या तो ये कार्य या तो ये कार्य। आपका दिल करे तो इसको ले सकते हो, आपका दिल करे तो इसको ले सकते हो। तो आपका तो दिल हमको पता है वोमेन वाला के चक्कर में रहेगा क्योंकि वोमेन कितने दिनों में करती है। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्त, तो यहाँ पे 1 मैन और 2 वोमेन कितने दिनों में, तो M इंटू डी होता है। तो M आप यहाँ पे लिख लिए हो और D आपको निकालना है तो X लिखे है। और उसी कार्य को तो या तो मैन या तो वोमेन, तो मैंने वोमेन को ले लिया 5W इंटू कितना, 12। अब यहाँ पे मैन की क्षमता आपको पता है कितना आया है, 1 आया है। मैन की क्षमता आपको पता है यहाँ पे 1 आया है, मैन की क्षमता 1 है और वोमेन की भी क्षमता 1 है। तो 1 गुने, चूंकि यहाँ पे 1 और मैन की क्षमता कितना, 1, तो 1 गुने 1 कितना, 1, और 2 गुने 1 कितना, 2, और ये आपको गुना में क्या है, x आपको दिन है, और 5 गुने 1 कितना, 5 गुने 12 कितना दोस्त, 5 गुने 12, 5 गुने 12, 5 गुने 12। अच्छा आप यहां पे देखो 2 और 1 जुड़ेगा तो कितना, 3 से घटेगा 3 चौका 12 और 5 चौका 20, यानी x का मान आएगा 20। यानी कितने दिनों में समाप्त कर सकता था लोग दोस्त, 20 दिनों में। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहां पे देखिएगा 7:11 के अनुपात में प्रत्येक पक्ष में कितना जोड़ी की वह 3:4 के बराबर हो जाए। तो 7:11, तो यहाँ पे 7 रेशियो क्या है, 11 में कितना जोड़ा जाए कि वह 3 अनुपात कितना हो जाए, 4 हो जाए। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। इसका अंतर लीजिएगा कितना आएगा, 4, इसका अंतर लीजिएगा कितना आएगा, 1। आप बताओ यहाँ इस अंतर से इसमें गुना और इस अंतर से इसमें गुना, इस वाले अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले रेशियो में गुना। तो जब गुना करेंगे तो आप बताओ 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 7:11, और ये कितना आएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो 12:16। अब देखो यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ पे देखो कितना, 5, यहाँ पर भी कितना, 5, यानी कितना जोड़ा गया होगा, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, ये तो आप लोग कर सकते हो आसानी से। 4/7, ऑफ का मतलब होता है गुना 8/9 भागा 8/7 इंटू 180, और ऑफ का मतलब गुना हो गया 1/9। अब इसका मान पूछा है, आपको पता है कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में का काम करते हैं, उसके बाद का को पहले दूर करो तापी छे 2 भाग, यानी उसके बाद भाग देंगे। तो आप सबसे पहले इसमें तो का कहीं था नहीं, तो मैंने यहाँ पे, वैसे ऑफ का मतलब का ही होता है, तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हो। तो 9 से घटेगा कितने बार में, 20, और यहाँ पे आप 9 तो कटेगा नहीं दोस्त, 9 तो कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, 9 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 9 ज्यों कहते हैं।
अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 4/7 गुने 8/9, और ये भागा का चिन्ह हटता है तो गुना का चिन्ह आएगा, और ऊपर में क्या होगा 7 और नीचे क्या होगा 8, और गुने क्या 20। अब यहाँ पे जो कटने लायक है 7 से 7 कटा, 8 से 8 कटा, और यहाँ पे कटेगा नहीं तो 20 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 80/9। अब ऑप्शन को चूज करो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वस्तु की अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 2500 अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, एमपी बोलते हैं, क्रय मूल्य से 2500 रुपया अधिक है। यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य है एमपी जो है सीपी से 2500 रुपया अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस और कम का मतलब होता है माइनस, यानी 2500 रुपया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2500 रुपया अधिक है। जब 400 रुपये की छूट दी जाती है तो छूट हमेशा डिस्काउंट जो होता है, छूट जो होता है एमपी पर दिया जाता है, सीपी पर नहीं दिया जाता है दोस्त। तो आप बताओ एमपी कितना है, सीपी प्लस 2500, और छूट का मतलब होता है माइनस, यानी 400 रुपया उस पर माइनस किया गया होगा, यानी छूट दिया गया होगा। तो छूट 400 रुपये की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। तो सबसे पहले आप बताओ इसमें 400 का छूट देकर उस वस्तु को बेचा होगा, तो बेचने का मतलब क्या है, एसपी। कितना में बेचा होगा, 400 रुपये के छूट पर। तो 2500 में से 400 क्या करेंगे माइनस, यानी सीपी प्लस एमपी। हमेशा छूट किस पर मिलेगा, एमपी पर। इस पर 400 रुपये का छूट मिलने का मतलब कितना, 400 रुपया माइनस करेंगे, तो 400 माइनस करेंगे तो सीपी प्लस 2500 माइनस 400, तो ये आएगा सीपी अब प्लस 2100 आएगा ना दोस्त, क्योंकि इसमें से एमपी कितना है, सीपी प्लस 2500 है, और इसमें 400 रुपये का छूट देगा तो माइनस 400 और सीपी प्लस 2100, यह एसपी आया। और आपको पता है, क्या पता है दोस्त, कि प्रॉफिट बराबर में होता है, प्रॉफिट बराबर में होता है एसपी माइनस सीपी। और यहां से आप एसपी निकाल लियो, एसपी कितना है, सीपी प्लस 2100, ये आपका एसपी है। तो एसपी के जगह पर एसपी के जगह पर मैंने एसपी का मान रखा, तो एसपी का मान है सीपी प्लस 2100 माइनस सीपी को सीपी लिखा। यानी आप बताओ यहां से प्रॉफिट कितना आया, सीपी से सीपी कट गया, कितना आया 2100। 2100 का प्रॉफिट हुआ है, 2100 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आप बताइए यहाँ पे प्रश्न में दे रहा है 20% का लाभ होता है। यहाँ पे रुपया में 2100, लेकिन प्रतिशत में कितना, 20%। आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया था क्लास में, कि 20% का लाभ। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो, 1 में कितना 5। और जब प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ऊपर में जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और जो नीचे होता है वो सीपी होता है। तो आप बताओ प्रॉफिट कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, सीपी कितना 5 यूनिट। 1 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितने का, 2100 का। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर है, 2100। तो आप बताओ सीपी का मान पूछा है, तो सीपी कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 गुने 2100। आप बताओ 2100 में 5 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 1500, और ऑप्शन में कौन सा है 1500। आप बताओ क्या निकल गया, ये 1500 सीपी निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी। चलिए दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज कोप्राइम। कोप्राइम पूछा है, यानी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी सह अभाज्य, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसा 2 संख्याओं का जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं सह अभाज्य। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में, दोनों का जो फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, यानी दोनों में कुछ भी शामिल ना हो। आप बताओ 18 और 72
क्या 18 और 72 में कुछ शामिल हो सकता है? हाँ, क्योंकि 18 और 72 दो से भी कटेगा, यानी 2 से कटेगा 2 9 18 और 2 से कटेगा 36, यानी इसमें 2 कॉमन होगा तभी तो 2 से कटा, तो ये तो नहीं होगा। ये 29 और 87, ये 29 का तिगुना कितना होता है? 29 का तिगुना 87, यानी इसमें 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। ये 146 है और 138 है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, इसका मतलब इसमें भी 2 कॉमन हो सकता है। आप बताओ, लेकिन 17 और 147 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। यदि साइकिल का पहिया 4.4 किलोमीटर की यात्रा में 770 चक्कर लगाता है तो पहिए का क्षेत्रफल निकालें। देखिए, पहिए का क्षेत्रफल आपको पता है, पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, जानबूझकर आपसे डायरेक्ट वृत्त नहीं बोला, लेकिन आपको फंसाने के लिए पहिया बोल दिया। तो पहिया बोला, इसका मतलब क्या है? वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तभी निकालेंगे जब इसका त्रिज्या मालूम होगा। तो आइए इसके त्रिज्या के लिए क्या करते हैं, तो यदि साइकिल का पहिया इतना किलोमीटर की यात्रा में, यानी कितना किलोमीटर की यात्रा? 4.4 किलोमीटर की यात्रा में 770 चक्कर लगाता है, तो बोला है पहिए का क्षेत्रफल। सबसे पहले ध्यान से देखिए, जब भी आपको चक्कर और उसके पहिया की, यहाँ पे साइकिल का पहिया इतना किलोमीटर की यात्रा और चक्कर दिया रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यदि साइकिल का पहिया 4.4 किलोमीटर की यात्रा में 770 चक्कर लगाता है, यानी 770 चक्कर लगाएगा तो वह कितना किलोमीटर चलेगा दोस्त? 4.4 किलोमीटर। और आपको पता है कि 4.4 किलोमीटर को मीटर में बदलने पर इसमें 1000 से गुना करेंगे, और 1000 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 4400 क्या? मीटर। यानी 4400 मीटर की यात्रा करने में वह 770 चक्कर लगाता है। और आपको पता है पहिया का मतलब क्या है? वृत्त, और उसी का आपसे पूछा है क्या है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सीधा वृत्त का क्षेत्रफल न पूछकर आपसे पहिए का क्षेत्रफल पूछा है, तो इस वृत्त का त्रिज्या मालूम होना चाहिए। यानी वृत्त करने का मतलब पहिया का त्रिज्या मालूम होना चाहिए। और आप सोचिए कि कोई भी पहिया एक चक्कर घूमेगा तो वह कितना दूरी तय करेगा? 2πr, अपने परिधि के बराबर। तो 2πr, 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 और r का मतलब उस पहिए का त्रिज्या, यानी यहाँ पे r, और इंटू एक बार चलेगा तो इतना एक बार एक चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी कवर करेगा। लेकिन आप बताओ कितना चक्कर? 770 चक्कर। तो इसमें 770 से गुना कर देंगे, जितना भी चक्कर बोलेगा उतना से गुना कर देंगे। और अगर इतना चक्कर लगाता है तो कितना मीटर? 4400 मीटर। 4400 मीटर। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, बस 0 से 0 कटाइए और आप कटा सकते हैं 11 से, 11 चौक 44 और 11 7 77। फिर यहाँ से 2 से कटाइएगा, 2 दूनी का 4 और 2 से कटाइएगा, ये आपका 11। ये आपका कितना आएगा दोस्त? 11 आएगा, 11 आएगा। और 7 से आप 7 कटाओगे, यानी r का मान आएगा, यहाँ पे चूंकि 0 भी है ना दोस्त, तो यहाँ पे आपका 0 लगेगा लास्ट में, यानी यहाँ पे 10 होगा, लास्ट में 10 बचेगा। तो 10 बटे में कितना? 11, यानी रेडियस का मान 10/11 आया। तो बस इस पहिए की क्षेत्रफल निकालना है। तो पहिए का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr²। पाई के जगह पे 22/7 और r के जगह पे 10 का r² मतलब r यहाँ पे है 10/11। 10/11 का स्क्वायर का मतलब 10/11 को 2 बार गुना करना। 11 से कटाएंगे, 11 दूनी का 22 और ये आएगा 100 गुने 10 गुने 10 100, 100 गुने 2 200। अब बटे में 11 7 77 और 77 से भागा दीजिएगा तो 77 दूना 144 आएगा और ये 2.59 के करीब में आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप लोग, 2.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे मीटर है इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, आप सोचिए कि इस वृत्त के बाहर कौन सा पॉइंट है? बी। इसी पॉइंट से इस वृत्त को कहाँ कहाँ कट किया? तो एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, ये सीधी रेखा।
और ये सीधी रेखा डी पे कट किया और किस पे कट किया, सी पर। तो इसका कंसेप्ट होता है बी से यहाँ की दूरी और बी से ही यहाँ की दूरी, बी से डी की दूरी और बी से सी की दूरी। आप बताओ बी से ए की दूरी आप सबसे पहले ऐसे ले लो, तो बी से डी की दूरी कितना है, 10 है। और आप बताओ बी से सी, टोटल बी से सी की दूरी कितना, 10 प्लस एक्स। तो 10 प्लस एक्स इक्वल टू, यहां से लीजिएगा तो बी से इस पॉइंट की दूरी कितना, 12। और जब बी से इस पॉइंट की दूरी लीजिएगा तो इस पॉइंट की दूरी मतलब ये दूरी 12 प्लस 18 कितना, 30। क्वेश्चन बन के तैयार, 0 से 0 कटा, बढ़ती है 36, तो 10 प्लस एक्स इक्वल टू 36। तो आप बताओ एक्स का मान कितना होगा, 36 माइनस 10, इधर का प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना आएगा, 26। एक्स का मान 26 आया। आपसे क्वेश्चन में पूछा एक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन में कहा है 26, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, बी नहीं है, कौन सा होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं 10। चलिए क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 11 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार बगीचा है, कोई एक वर्गाकार क्या है, बगीचा है, इसकी भुजा कितना है, 11। तो भुजा 11 होगा, तो वर्गाकार का कॉन्सेप्ट ही होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। तो सभी भुजाएं 11 11 11 11 होंगी। आगे बढ़ते हैं, वर्गाकार बगीचे और वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी वर्गाकार बगीचे और वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या निकालें। आपको पता है कि वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर इक्वल टू वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पे कितना, 22/7 और इंटू क्या, आर स्क्वायर। अब ए का मान आपको दिया था, कितना दिया था दोस्त, 11। 11 गुने 11 बराबर में 22/7 गुने क्या, आर स्क्वायर। अब यहाँ से घटाइएगा, 11 से घटाइएगा, 11 दूनी क्या, 22। और आपको पता है आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो 7 को यहाँ पे ले जाइएगा, तो 7 गुने 11 77, नीचे 2 आएगा, 77 बटे में कितना, 2 बराबर में आर स्क्वायर। अब आपको किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। तो इधर का स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट आएगा, तो आर इक्वल टू आएगा √77/2। और चूंकि ये आर है, इसका मतलब लास्ट में अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, यानी √77/2 ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल, योग का मतलब मान लेते हैं दो संख्या कौन है, a प्लस बी, उसका योग कितना है, 12 और उनका गुणनफल कितना है, 35। ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस ही बना सकते हैं कि आप ऐसा दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने के बाद 12 है और गुणा करने पर 35 है, तो आपको तुरंत दिख गया होगा कि 7 5 35, 7 + 5 12 और 7 5 35। तो बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग, तो यानी उसके व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1/a + 1/b। आप देखो इसका एलसीएम लीजिएगा, a और b का एलसीएम लीजिएगा, आएगा कितना, ab, और ऊपर में क्या आएगा, b और ये a, यानी a + b। तो a + b का मान दिया है कितना, 12, और आपको ab का मान कितना दिया है, 35। ये कटने लायक होगा तो कटाइएगा और नहीं कटने लायक होगा तो नहीं कटाइएगा, ऐसे ही कटेगा नहीं, तो ऑप्शन जाएगा 12/35। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब आपको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दे और फिर उस संख्याओं का व्युत्क्रम पूछेगा, डायरेक्ट आप लिख देना, व्युत्क्रम पूछेगा तो a + b बटे में ab, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए मिश्र धन 1210 रुपया और 3 वर्षों के लिए मिश्र धन 1331 रुपया हो गया। जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे मान लेते हैं वो मूलधन क्या है, p रुपया है। 2 वर्ष में यानी 2 ईयर में, 2 वर्षों में 1210 रुपया हो गया। लेकिन 3 वर्षों में
क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष नहीं बोला है। 3 वर्ष का मतलब होता है कि शुरू से है, तो आप बताओ शुरू से 3 वर्ष का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, कि 2 वर्षों में 1210 रुपया, और 3 वर्ष का मतलब यहीं से 3 वर्ष। अगर बोलना होता तो अगले 3 वर्ष बोलता, लेकिन बोला है 3 वर्ष, इसका मतलब कि 2 वर्ष और अगला कितना वर्ष, 1 वर्ष। 3 वर्षों में 1331 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई एक कंपार्टमेंट को पकड़ लीजिए, या तो इसको या तो फिर आप इसको, लेकिन उसी को पकड़िएगा जिसमें दोनों मान दिया रहे। यहाँ पे ये मान दिया है और ये मान दिया है, तो इसको लेकर चलेगा। तो सबसे पहला काम होता है आप इसका रेट निकालो। तो यहाँ पे 1 साल है, अगर साल 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अगर 2 रहता है तो इसका वर्गमूल लेते हैं, 3 रहता है तो घनमूल लेते हैं। अब बताओ यहाँ पे 1 साल है, तो 1 साल में 1210 रुपया ये मूलधन का काम करेगा और ये मिश्रधन का काम करेगा। तो 1210 रुपये की राशि 1 साल के बाद 1331 रुपया हो जाता है। आप ही बताइए, 1210 रुपया आपने बैंक में जमा किया और 1 साल के बाद 1331 रुपया हो गया, तो आपको कितने का ब्याज मिला? कितने का ब्याज मिला दोस्त? तो इसमें से मिश्रधन में से मूलधन को घटाइएगा, तो 1, 2 और 1, यानी 121 रुपये का ब्याज मिला। कितने पर? 1210 पर, 1210 रुपया पर। और इसका दर निकालने के लिए, रेट प्रतिशत में निकालने के लिए आप कितना से गुना करते हो? 100 से। तो 100 से गुना करोगे तो 0 से 0 कटा, 121 से 121 कटेगा, बचेगा कितना? 10, यानी 10% CI का दर आ गया। अब फिर मैंने बताया था कि मूलधन निकालना हो तो इस 10% का यूज करना, और फ्रैक्शन में आपको पता है 1/10 होता है। जब रेट को, जब दर को, मैंने बताया था ये भी कि चाहे CI हो चाहे SI हो, उसका मेन हीरो रेट होगा, और रेट भी किस फॉर्म में हीरो होगा? फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बताओ, फ्रैक्शन के रूप में हीरो होगा, तो जो नीचे होता है वो मूलधन कहलाता है, और जो ऊपर होता है वो 1 साल का ब्याज, यानी 1 साल का आपको 1 ईयर का CI होता है। अब बताओ मूलधन कितना है? 10, उस पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो 10 रुपया पर 1 रुपये का ब्याज कितना? 11 रुपया। तो आप बताओ ये समय कितना साल है? 2 साल। तो ये प्रक्रिया कितने बार? 2 बार। और इसको ऐसे करेंगे, ये 10 दहा का क्या? 100, और 11 11 121। ये शुरू वाला जो होता है मूलधन होता है, और ये आपका मिश्रधन होता है। आप बताओ इस कंपार्टमेंट के लिए मिश्रधन कितना? 121 यूनिट। लेकिन आप बताइए यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया था? 1210। तो 121 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन दिया है कितना? 1210। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 121 से इसमें भागा देंगे, कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना है? 100 यूनिट। 100 गुने 10 कितना आ जाएगा दोस्त? 1000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या। कितने अंकों वाली संख्या दोस्त? 2 अंकों वाली संख्या कि अंकों का योग कितना है? 14 है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ना, तो आप अंकों को जोड़कर देखिएगा। यहाँ पे दोनों अंक को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 14। यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, और यहाँ भी कितना है? 14। लेकिन बोला है जब संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 36, तो अंक आपस में बदल जाते हैं। 36 जोड़ने का मतलब है दोस्त कि आप बताओ सबसे पहले जोड़ते हो तो दहाई स्थान को जोड़ते हो कि इकाई स्थान को? इकाई स्थान को। तो जब 6 जोड़ोगे तो अंक बदलना चाहिए। आप बताओ अंक बदलने का मतलब कि जो दहाई पर है वो इकाई पर, और जो इकाई पर है वो दहाई पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 6, देखो 6 जोड़िएगा तो 6 और 8 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 14, यानी 14 का मतलब क्या है? 4। तो आप बताओ ये अपना स्थान बदलता तो क्या 4 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी पर जाऊं तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी 15 का मतलब क्या? 5। ये अपना स्थान बदलेगा तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर इसमें आप 6 जोड़ेंगे, आगे भी चेक कर लेते हैं, ऐसे ऑप्शन नंबर बी हम मार देते हैं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं कि 5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11। आप बताओ इसका अंक बदलते हैं तो 9 बदलते तो 9 आना चाहिए था ना, लेकिन यह क्या है? 1 है। आप बताओ 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 11 का मतलब कितना? 1। लेकिन आप बताओ इस अंक को अगर बदलिएगा तो ये 1 थोड़ी ना बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त।
ये क्वेश्चन है, किसी देश की जनसंख्या में पहले वर्ष में 2% और अगले वर्ष में कितना 3% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के लिए संयुक्त वृद्धि क्या होगा? संयुक्त वृद्धि यानी दोनों को मिलाकर एक इक्विवेलेंट वृद्धि क्या होगा, इंक्रीजमेंट क्या होगा? तो आपको पता है इसका शॉर्टकट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 और ये प्रतिशत। अब देखो यहाँ पे 2% और 3% को जब जोड़िएगा तो 2 प्लस 3 कितना, 2 प्लस 3 प्लस 2 गुने 3 अब बटे में क्या 100, तो 2 प्लस 3 कितना 5 और 6 में जब 100 से भागा दीजिएगा तो 0.06 आएगा। इसको जोड़िएगा तो 5, इसको जोड़िएगा तो 5.06%, क्योंकि लास्ट में परसेंट होता है दोस्त, तो आप इसमें परसेंट लगाओगे। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 576 प्लस 551 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 576 इंटू 551। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक तरह से एलजेब्रा का यूज हुआ है। यहाँ पे एलजेब्रा का यूज कैसे हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप इसको तोड़िएगा, थोड़ा सा जैसे एलजेब्रा पढ़े होंगे तो ये देखने के बाद आपको दिमाग में आइडिया आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। और आप बताओ माइनस 4ab में से प्लस 2ab जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, यानी a का काम कौन कर रहा है दोस्त 576, b का काम कौन कर रहा है 551, तो 576 माइनस 551 का क्या बोलो होल स्क्वायर दोस्त। अब बताओ 576 में से 551 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा कितना 5, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 5 में से 5 जाएगा 0, तो 25 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना आएगा दोस्त 625। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा ए। क्वेश्चन में है अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अर्धगोले जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या आपको 9 सेंटीमीटर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फीयर। यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। यानी अर्धगोले की त्रिज्या आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, उसके आयतन और कुल क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। उसके आयतन, अच्छा आप बताओ अर्धगोले का आयतन और उसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या एरिया। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेशियो एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल बोला है और कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, हाँ टोटल सरफेस एरिया है। तो आप बताइए यहाँ पे रेशियो लीजिएगा, चूंकि रेडियस एक ही वही अर्धगोला है। ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं फिर से। आपको बोला है कि उसके आयतन, वॉल्यूम और उसके एरिया का अनुपात, तो 2/3 पाई आर क्यूब अनुपात 3, टोटल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और आपको सरफेस एरिया सिर्फ बोलता तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। आप बताओ पाई से पाई कटेगा, आर क्यूब से आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक आर बचेगा, 3 का क्या 9, यानी 2 आर 2 आर अनुपात कितना 9, और आर के जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 9, तो 2 × 9 रेशियो 9 से 9 कटेगा तो ये आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। A, B, C के वेतन का अनुपात 1:3:4 है, यानी 3 लोग हैं A, B और C। इसके वेतन का मान है 1, 3 और कितना 4 है।
उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% एवं 15% से बढ़ा दिया जाता है। 5% बढ़ाने का मतलब कि कितने का 105% हो जाता होगा। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे देख लेना दोस्त, ये तीनों के वेतन को मैं अलग अलग कंपार्टमेंट में लिख दिया और रेशियो बताना है, उनके वेतन का अनुपात ही बताना है। लास्ट में मैं अनुपात लगा दूंगा, यहाँ पे देखना आप लोग। और इसमें आपको कितने का वृद्धि, 10% का, तो कितना हो जाएगा 110। और आपको सी में कितने का, 15% का वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी 115%। अब ये रेशियो निकालना है, तो रेशियो में क्या होगा, परसेंट से परसेंट सब में कटेगा। और क्या कटेगा, कितने से कटेगा दोस्त, 3 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा। आपका 5 से कट सकता है, 5 से कटेगा, 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, ये 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, और ये 5 दूनी का 10, और आपको 5 तिहाई 15। इसको गुना कीजिएगा, 1 गुने 21, 21 अनुपात 22 तिहाई 66 अनुपात 2300 का 168, सॉरी 2300 का 68 नहीं होता है, कैलकुलेशन आप लोग 132 होता है। 4 3 12 की 2, 1 4 दूनी 8, 92, 2300 का 92, यानी ये आपका 92 आएगा। 21 अनुपात 66 अनुपात 92। थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ ही रहे हैं, भावनाओं को समझिएगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान को समतल बनाने की लागत इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 300 रुपया है। यानी आपको रेट क्या है, 4√3 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी आपको 4√3 रुपया प्रति, यानी 1 वर्ग मीटर को अगर प्लेन करना है तो 4√3 रुपया लगेगा। और टोटल खर्चा कितना रहा है, 300। तो एरिया निकालना होगा, तो एरिया बराबर में टोटल लागत कितना है दोस्त, 300। और प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो भी लागत होगा उससे भाग देंगे, तो ये आएगा 4√3। अब बताओ एरिया किसका, एरिया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू 300 अब बटे में क्या, 4√3। अब यहाँ पे देखिएगा 4 से 4 कटा, अब √3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ऊपर में बचा है 300 और नीचे √3 गुने √3, ये √3 जब नीचे आएगा तो √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या आएगा 3, ये कटेगा, कितना आएगा 100। तो ए स्क्वायर का मान आया 100, तो ए का मान कितना आएगा 10। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, मैदान की भुजा, यानी भुजा की लंबाई कितना, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है दोस्त, मीटर है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे कितना, मीटर, 10 मीटर। ए का मान 10 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है sin 59 इंटू कॉस 31 प्लस कॉस 59 इंटू साइन 31। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये ए का ये एंगल है, ये भी एंगल है, तो साइन ए इंटू कॉस बी आप प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो जब भी साइन ए इंटू कॉस बी आप प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला पूछेगा तो आंख बंद करके बोलना आप लोग साइन ए प्लस बी, यानी आपकी जुबान पे रहना चाहिए दोस्त। तो साइन ए प्लस बी, एंगल ए का काम कितना 59 डिग्री, बी का काम 31 डिग्री। तो जब इस दोनों को जोड़िएगा 59 और 31 को जोड़िएगा तो ये 90 आएगा, भागा। अब cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, यानी माइनस वाले में cos के केस में a प्लस बी होगा, प्लस होगा, और प्लस में माइनस होता है। तो cos a प्लस बी कहने का मतलब 20 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना 45, 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। तो cos कितना डिग्री आएगा दोस्त 45 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 90 का मान कितना होता है 1, और बटे में cos 45 का मान आएगा 1 बटे में √2, तो ये आएगा √2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो √2 आएगा। ऑप्शन जाएगा सिर्फ और सिर्फ √2 है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिएगा दोस्त,
ये क्वेश्चन, एक 500 मिलीलीटर घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात, सबसे पहले किसका नाम लिया है, नारियल पानी, और उसके बाद किसका बोला है, तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। 3:, कितना है, 2 है। अच्छा बताइए 3 किसका मान होगा, नारियल पानी का मान होगा, तरबूज का कितना होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि रस में तरबूज के रस की कुछ मात्रा को घोल में मिलाया गया। तरबूज की रस, ये तरबूज की रस है, कि कुछ मात्रा को घोल में मिलाया गया और यह अनुपात 1:1 हो जाता है। सबसे पहले बताओ टोटल मात्रा कितना था, 500 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर में क्या था, नारियल पानी भी था और तरबूज भी था। तो बताइए नारियल पानी और तरबूज को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा दोस्त, 5 यूनिट आना चाहिए। 3 यूनिट आपको नारियल पानी, 3 यूनिट नारियल पानी और 2 यूनिट तरबूज का रस, यानी टोटल मिला के 5 यूनिट आएगा। लेकिन आप बताओ टोटल है कितना घोल, 500, यानी 5 यूनिट में कितना, 500, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 100। 1 यूनिट का मान 100 आएगा तो ये कितना होगा, 300, और ये कितना होगा, 200। क्वेश्चन में बोला है कि ये तरबूज का रस है, तरबूज के रस में कितना मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात 1:1 आ जाए। 1:1 का मतलब होता है कि दोनों का अनुपात बराबर हो जाए, और दोनों का अनुपात बराबर होने का मतलब आप बताओ इसमें कितना जोड़े कि ये इसके बराबर हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे दोस्त, 100। यानी आप बताइए, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, 100। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 था, 25 का डिस्कशन मैंने दिया, और कुछ अगर कमी लगे तो मैं अगले वीडियो में मैं ज़रूर सुधारूंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको हम सुधार रहे हैं और जिसको मैं ठीक कर रहा हूं, और इसको आगे की तरफ सेट को बढ़ाया जाएगा। आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करना, और सेट प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर कीजिए। मैं रेगुलर डिस्कशन दूंगा और कंप्लीट सेट का डिस्कशन दूंगा। चलो दोस्त, आज के लिए इतना ही।